आशीष भाई को नमस्कार। आसिफ जी भी चले गए लग रहा है फिर उनका। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका जी बिहार झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं अभिषेक कात्यायन आप लोगों के साथ जुड़ गया हूं। शाम के 5 बज गए हैं और डिबेट का विषय आज हमारा जो है एक बार फिर से युवाओं का विषय, युवाओं से जुड़ा विषय। दरअसल आपको बता दें कि बीटीएससी के जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने परीक्षा दी थी इंजीनियरिंग के लिए, कनीय अभियंता की परीक्षा थी और 4 साल पहले उनकी परीक्षा हुई थी, 2019 से ये मामला अटका पड़ा है। और दरअसल बताया ये जा रहा है, इसको लेकर इनकी शिकायत या नाराजगी आप कह सकते हैं कि पिछले साल यानी 2022 में इस परीक्षा का रिजल्ट घोषित हुआ था, लेकिन फिर अचानक से उस रिजल्ट में कुछ त्रुटि बताकर उस रिजल्ट को वापस ले लिया गया। कहा गया कि फिर से उसका रिजल्ट आएगा, लेकिन अब भी ये अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं कि रिजल्ट कब आएगा। इसको लेकर आज उन्होंने अलग अलग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया है। उनकी नाराजगी है कि भाई ये कौन सी परीक्षा या कौन सा रिजल्ट है जो 4 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ है। इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा खबर आ रही है कि बीएसएससी जो है उसको लेकर भी नाराजगी बनी हुई है कि उसकी जो परीक्षा रद्द करने की मांग थी वो एक बार फिर से लगातार ये मांग उठाई जा रही है कि भाई परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि वो मामला भी लगातार जांच पड़ताल में अटका हुआ है। लेकिन परीक्षा जो एक पाली की परीक्षा रद्द हुई थी उसके बाद की परीक्षा रद्द नहीं की गई थी, इसको लेकर भी मांग बनी हुई है। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विपक्ष से बीजेपी के प्रवक्ता मनीष पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष जी बहुत बहुत स्वागत है। सत्ता पक्ष से कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता असित नाथ तिवारी जी हैं। असित नाथ जी, आवाज आ रही है हमारी? चलिए, असित नाथ जी जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पटना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर विनीत सिंह जुड़े हैं। प्रोफेसर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। इसके अलावा सुधांशु हैं जो कि अभ्यर्थी हैं बीटीएससी के। सुधांशु, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सुधांशु, मैं आपके पास आता हूं, बताइए जरा क्या मामला है जिसको लेकर ये नाराजगी और ये प्रदर्शन की नौबत आ गई? देखिए, पिछले ये जो बहाली है ये 2019 में आई हुई थी और ठीक बीटीएससी है। जो बिहार तकनीकी सेवा आयोग है ये इसके हम्म गठन के बाद ये पहली बहाली है। और जूनियर हम्म इंजीनियर की ये 6400 की भर्ती थी और इसके बाद हम्म दो पिछले साल इसका रिजल्ट आता है मई अप्रैल में, 2 अप्रैल को। हम्म उसके बाद 2 हम्म दिनों के बाद जो है इस रिजल्ट को मतलब कि फिर से हटा लिया जाता है, ये कहते हुए कि इसमें कुछ त्रुटि हो गई है, इसको संशोधन करके फिर इसको रिजल्ट दिया जाएगा। और वर्तमान से अभी अभी वर्तमान समय तक इसका रिजल्ट संशोधित रिजल्ट नहीं दिया गया है। छात्रों में काफी आक्रोश है और इस कारण से छात्रों को ये मतलब कि रोड पे उतरने पर मजबूर किया गया है और छात्र अभी आए हुए हैं। और हम तो लोग आज इसके क्या हुआ पहले जब भी आप लोग सरकार से कई बार जब अधिकारियों आप से लोगों ने मिले। प्रदर्शन किया तो क्या किसी ने कोई जवाब दिया इसको लेकर? नहीं, हम लोग से ज्ञापन लिया गया, ज्ञापन हम लोग सौंप दिए। शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग का प्रदर्शन था, हम लोग का कोई उग्र तरीके का ये करने का नहीं था। हम लोगों ने ज्ञापन दिया और उन्होंने ज्ञापन लिया। बोले सरकार तक आपकी बात पहुंच जाएगी और उसके बाद में छात्रों को वहां से हटा दिया गया। हम्म ठीक है, चलिए हम एक बार रिएक्शन लेते हैं। हालांकि वो चूंकि मुझे तो ये लगा था कि 1 अप्रैल को कहीं रिजल्ट तो नहीं आ गया था ना, नहीं तो कह देते कि ये तो हम तो ऐसे अप्रैल फूल मना रहे थे, हम रिजल्ट तो दे नहीं रहे थे। ये भी हो सकता है सरकार कह देती, इसलिए मुझे इस बात की भी चिंता है। असित नाथ जी हमारे साथ जुड़े थे लेकिन लगता है डिस्कनेक्ट हो गया उनका फिर से एक बार। मनीष पांडे जी, चूंकि आप सरकार में थे और अभी आप पिछले साल 2022 में आप सरकार से बाहर हुए हैं, क्या वजह है कि एक परीक्षा जिसका परिणाम 4 साल तक पेंडिंग पड़ा हुआ है, क्या वजह है? देखिए अभिषेक जी, एक बात समझना पड़ेगा बिहार के सरकार के संदर्भ में। ये हम्म 35 वर्षों में, मैं कोई राजनीतिक बात आज नहीं कहूंगा लेकिन कुछ बातें खुलकर, चूंकि पैनल आपका जो है वो पॉलिटिकल कम है, तो ये बिहार के संदर्भ में जब से नीतीश जी की सरकार आई तो एक चीज समझना पड़ेगा कि विभाग जो थे, चाहे किसी भी मंत्री का विभाग हो, वो ठीक है। सेक्रेटरी के अंदर में ज्यादा रहे, मंत्री के अंदर में कम रहे। मुझे ये हम्म बात कहते हुए वैसे तो शर्म आनी चाहिए अभिषेक जी, लेकिन कह इसलिए रहा हूं कि कम से कम ये चीजें अब तो खुलनी चाहिए। जब हम विपक्ष में हैं तो, तब जब सत्ता पक्ष में थे, धर्म गठबंधन की एक मर्यादा होती है, एक सारा चीज होता है। और आप लोगों को भी, मीडिया को भी ये बात पता था कि करीब करीब सारे, तो जो आप देखे होंगे कि कई ऐसे विषय थे जिस पर कि हमेशा मंत्री में और सेक्रेटरी में हमेशा मतभेद हुआ करता था और अंतोगत्वा बातें वही फाइनल होती थी जो नीतीश जी के यहाँ से ऑर्डर मिलता था या
सेक्रेटरी जो तय करते थे वही होता था। कई बार यही श्रम संसाधन मंत्री थे आपको विजय कुमार सिन्हा जी, तो उनको अपने सेक्रेटरी से कभी पटा ही नहीं पटा, कभी नहीं पटा। ऐसे कई डिपार्टमेंट के लोग मिनिस्टर्स थे जिनको अपने सेक्रेटरी से पटा नहीं। एक बात। दूसरी बात क्या है, क्या आप देखेंगे कि कुछ ऐसी समस्याएं तब जब एनडीए की सरकार में थी, वो आज भी 6 महीने हो गए इस सरकार के, इसके बाद भी आज भी वो यथावत है। इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि जो सरकार का मुखिया है वो जिस वे में, जिस रूट से, जिस फॉर्मूले से गवर्नमेंट चला रहा था, वो आज भी उसी फॉर्मूले से गवर्नमेंट चलाना चाहता है। इसके वजह से ये सारी चीजें आज भी उपलब्ध है। तो देखिए, ये हम तो मानेंगे कि आप वैसे, ऐसा नहीं है कि जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में और किसी डिपार्टमेंट में समायोजन नहीं हुआ है, हुई है, लेकिन जिस रफ्तार से होना चाहिए था वह नहीं हुआ। और उसके पीछे सीधा सीधी एक व्यक्ति का, कुछ लोगों का, कुछ अफसरों का, जो पूरे ये जो पूरी भारतीय नियुक्ति प्रक्रिया है, मैं उस पर कह रहा हूं, उसके ऊपर जो कुछ लोगों की मोनोपोली है, वो मोनोपोली आज भी है। मैं एक बार असित नाथ जी से रिएक्शन ले लेता हूं। असित जी, आवाज आ रही है? असित जी, हाँ बोलिए। आज कहीं ऐसी जगह पे आप हैं जहां नेटवर्क का थोड़ा इशू हमें लग रहा है। हाँ, ये बाहर था, घर से बाहर था कहीं। जी, आखिर क्या वजह है भाई असित नाथ जी कि ये 4 साल से एक रिजल्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, अभ्यर्थियों को उसके लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है? और मैं आपको कुछ पिछली बातें याद दिला रहा हूं। दिसंबर के ही महीने की बात है जब आपने हम लोगों के साथ इसी पैनल में बैठकर बात की थी और आपने कहा था कि मैं सारी समस्याओं का, ये जो है खास तौर पे शारीरिक शिक्षकों की सैलरी का आपने बात किया था। 7वें चरण की तो आरजेडी ने दावा कर दिया था कि जनवरी में खुशखबरी दे देंगे। वो खुशखबरी तो मिली नहीं। एक और खबर ये जरूर मिल गई कि अब बीटीएससी के अभ्यर्थी भी सड़क पर आ गए हैं हंगामा करने के लिए कि भाई 4 साल हो गए, रिजल्ट जारी नहीं हुआ। देखिए, 4 सालों से रिजल्ट का नहीं आना किसी भी देश के, सिर्फ बिहार की मैं बात या भारत की बात करूं ये नहीं, किसी भी देश के लिए दुर्भाग्य है। निश्चित तौर पर हमारे लिए बड़ा दुर्भाग्य है। 4 साल पहले हमारी सरकार नहीं थी, लेकिन 6 महीने से हमारी सरकार है। और मनीष जी ने बात कही कि भाई 6 महीने से इनकी सरकार है, तो यथावत चीजें हैं। तो फिर हमारी सरकार और इनकी सरकार में क्या फर्क है? जब वही करना था तो वही सरकार रहने देनी चाहिए थी। क्या फर्क पड़ा? आपने बस गठबंधन में कुछ नए दल शामिल हो जाने से क्या होता है? अगर लोगों की जिंदगी में बदलाव नहीं आया, आम आदमी की तकलीफों को कम करने में आप कुछ मदद नहीं कर पाए, तो आप मुख्यमंत्री बदल लीजिए, गठबंधन बदल लीजिए, क्या मिलता है भाई? जनता को रोटी से काम, चाहे दक्षिण चाहे गठबंधन तो बदला ही नहीं है ना। जब हम उसकी रोटी का इंतजाम नहीं कर पा रहे हैं। गठबंधन तो बदला ही है, मुख्यमंत्री नहीं बदले हैं। अगर बदलने की आप बात कर रहे हैं तब तो सवाल उठेगा कि भाई मुख्यमंत्री ही तब वाकई बदलना जरूरी हो गया है, क्योंकि आपने कहा कि अगर सरकार वो थी या ये थी, जब फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसका मतलब है नेतृत्व का ही फर्क है, नेतृत्व ही बदलना पड़ेगा शायद। अब उसका जो भी मतलब आप निकालिए, लेकिन मैं तो बहुत साफ गठबंधन धर्म में शामिल हूँ, सरकार में शामिल पार्टी का आदमी हूँ। जिम्मेदारी ओन करना हमारी आदत है। हम भाजपा की तरह जिम्मेदारी तो नहीं भागते, और हम ये जिम्मेदारी ओन कर रहे हैं कि ये नाकामी है इस सरकार की, हम जिस सरकार में शामिल। मुश्किल ये है असित नाथ जी कि पिछले साल अप्रैल महीने में रिजल्ट जारी हुआ, उसके बाद रिजल्ट में त्रुटि बताई गई और रिजल्ट वापस लिया गया। उसके बाद 2 महीने बाद तो आपकी सरकार आ गई। हाँ, वही मैं कह रहा हूं ना कि उसके बाद 2 महीने बाद आपकी सरकार आ गई। भाई ये कौन सी त्रुटि थी जो पिछले 8 महीने में खत्म ही नहीं हो रही है? जो 3 साल बाद रिजल्ट आया और 8 महीने फिर त्रुटि बता दी गई। नहीं, मैं बड़ी पीड़ा के साथ अभिषेक जी आपको कह रहा हूं कि अभी मैं 2-3 बार लगातार सक्षम लोगों से मिल चुका हूं, और शारीरिक शिक्षा अनुदेशकों का पैसा काफी दिनों से बाकी, 8 महीने 10 महीने से बाकी है, और मुझे कोई रास्ता निकलता नहीं दिख रहा है। तो भाई पीड़ा होगी कि नहीं कि हम सरकार में बैठे हैं, हम सक्षम लोगों से बात कर सकते हैं, हम सक्षम लोगों से मिल सकते हैं, लेकिन हमारे पास समाधान नहीं है। मैं मंत्रालय में बैठ रहा हूँ कि भाई क्यों नहीं रिलीज हो पा रहा है, तो कहीं ये हर्डल्स है, कहीं वो समस्या है। वो समस्या दूर करना सरकार का काम है। समस्या दूर करने शारीरिक शिक्षा अनुदेशक नहीं आएंगे, आपकी समस्या आप दूर कीजिए, उनको पैसा दीजिए। नहीं हो पा रहा है। अभी इस रिजल्ट का मसला हुआ, ठीक है, 4 साल से रिजल्ट पेंडिंग है, 6 महीने से हमारी सरकार है, हो जाना चाहिए था ना। तक लाठी मारिएगा, पेंडिंग क्यों है? मुझे तो जारी कर पा रहे हैं। सबसे बड़ी बात है ना असित नाथ जी, ज्यादा पीड़ा इस बात की है कि पेंडिंग क्यों है, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारे साथ दिलीप कुमार जी जुड़े हुए हैं, छात्र नेता, उसको मारिएगा। बिल्कुल, दिलीप भी हमारे साथ जुड़े हैं। दिलीप, जरा मुझे एक बात बताइए, ये तो आश्वासन दे रही थी सरकार
ये सत्ता पक्ष आश्वासन दे रहा था, अभी 1 महीने पहले की बात है, 1.5 महीने पहले की बात है, कि शारीरिक शिक्षकों का मसला हो और 7वें चरण के नियोजन की मांग हो। ये दोनों समस्याओं का लगता है दिलीप से संपर्क टूट गया, हमें लग रहा है। सतीश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश जी, आपके पास हम आते हैं, जरा बताइए, आप सत्ता पक्ष में हैं, क्या ये पार्टी विशेष की सिर्फ जिम्मेदारी, मैं पार्टी विशेष इसलिए कह रहा हूं कि आरजेडी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चले जाइए और या उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के ट्विटर हैंडल को आप चेक करिए, हर दिन यही बस आंकड़ा दिखता है कि 10 लाख नौकरी हम देंगे और अलग अलग विभागों की वैकेंसी बताई जाती है। तो ये क्या सिर्फ बताने भर के लिए है? 7वें चरण का समाधान आप कर नहीं पाए, शारीरिक शिक्षकों का समाधान कर नहीं पाए, बीएसएससी का समाधान कर नहीं पाए, और बीटीएससी में आज हंगामा, फिर उस प्रदर्शन शुरू हो गया कि 4 साल से रिजल्ट नहीं आ पड़ा है। पिछले साल अप्रैल में रिजल्ट आया था, रद्द कर दिया गया कि रिजल्ट में त्रुटि है। तब फिर कर क्या रही है ये सरकार? देखिए कात्यायन जी, आप समझ पा रहे हैं कि 5 महीने पहले सरकार हमारी बनी है और जहां जहां त्रुटियां हैं उसको तेजी से दुरुस्त किया जा रहा है। अब पिछले बार आपने बहस में शारीरिक शिक्षकों का मामला उठाया था, हमने चंद्रशेखर जी से जाकर शिक्षा मंत्री से मिले थे, उन्होंने उनके सारे पदाधिकारियों को बुला करके मीटिंग हुई। उन्होंने कहा कि बहुत संख्या में फर्जी सर्टिफिकेट पे लोग बहाल हुए हैं, इसकी जांच कराई जा रही है सबका। जैसे ही सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन का काम पूरा हो जाएगा, हम उसी दिन पेमेंट उनका रिलीज कर देंगे। हम कि ठीक है, उसको जल्दी किया जाए, क्योंकि लोग पीड़ा में, कष्ट में 8 महीने ज्वाइन किए हुए हो गया और उनको वेतन नहीं मिल रहा, बहुत आर्थिक तंगी की हालत से गुजर रहे हैं। तो चंद्रशेखर जी ने इस गंभीरता को समझा। नहीं, मुझे तो अभी तक मुझे वो प्राथमिक शिक्षक जो थे उन लोग का पता था, शारीरिक शिक्षकों में भी ये फर्जी सर्टिफिकेट का मामला है, ये तो हमें पता नहीं था, ये तो आज हमें पता चल रहा है। क्योंकि इससे पहले हम शिक्षकों, जब हम मीटिंग में आपके चैनल से उठने के बाद डायरेक्ट हम गए थे मिलने, आपको आश्वासन दे करके, तो वहां, अब आपको बाद में हमने फोन करके स्टूडियो को सूचित भी कर दिया था, ठीक है। छात्र नेताओं से भी बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि सर जो भी करना जल्दी करके, जो सतीश जी मैं वही तो कह रहा हूँ ना, वो समाधान ठीक है, वो समाधान नहीं निकला, वो अभी पेंडिंग ही है। 7वें चरण का पेंडिंग ही है, बीएसएससी का पेंडिंग ही है, और अब बीटीएससी का भी 4 साल से पेंडिंग ही है। मैं वही तो बोल रहा हूं कि सरकार ये फिर तब रोज रोज ये जो आप लोग विज्ञापन देते हैं, 10 लाख जुड़वाते हैं, ये सिर्फ वहीं पे चिपकाने के लिए है कि उसका काम भी होता है? कुछ नहीं, काम हो रहा है, तेजी से काम हो रहा है, और शिक्षकों के सवाल पे हम लोग नेता से बात भी किए हैं, बहुत जल्दी उनके तमाम चीज की व्यवस्था कर ली जाएगी। मनीष पांडे जी कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष जी, देखिए अभिषेक जी, हाँ, यहाँ पर आप जो बात ट्विटर पे और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इन लोगों के विज्ञापनों की बात कर रहे हैं कि यह नौकरी मिल रही है, यह नौकरी मिल रही है, देखिए फैक्ट्स ये है कि ये सारे जो एक प्रकार से कहिए लाइबिलिटीज है, चाहे वो एनडीए की सरकार रही हो, चाहे आज महागठबंधन की सरकार हो, ये सारी लाइबिलिटीज है। ये सारे जो 3 लाख के आसपास टीचर से लेकर और सारे बीटीएससी और वो चीजें हैं जो बताया जाता है कि इतनी वैकेंसीज हैं। हाँ, वो तो आंकड़ा सिर्फ बताया जाता है कि इतनी वैकेंसी, इतनी सीटें खाली हैं, तो खाली है, बता के क्या फायदा? नहीं, जो लोग प्रोसेस में है ऑलरेडी, एनडीए गवर्नमेंट में जो प्रोसेस में आ गया था, जो चीजें जिसपे सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई थी जॉब्स की, मैं उसकी बात कर रहा हूं, वो उस पर कहीं एक स्टेप अभी तक काम नहीं हुआ है उस पर। देखिए, और आप जब देखेंगे तो पर डे, एवरी डे अखबारों के माध्यम से और अन्य चीजों के माध्यम से विज्ञापन डाले जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं कि ये इतनी वैकेंसी, इतने लोगों की नौकरियां मिल रही हैं, इतने लोगों की ये मिल रही है। अभी देखिए इसी घबराहट में अभिषेक जी क्या हुआ कि 10,101 राजस्व कर्मियों की वैकेंसी निकली, 1 सप्ताह नहीं हुआ सरकार को उसको कैंसिल करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? आखिर में इस प्रकार का ये कोई बुतरू का बच्चे का खेल नहीं ना है, लड़क बुरतुरी है क्या सरकार कि आप आज कुछ कहते हैं, कल कुछ कह देते हैं, परसों कुछ कह देते हैं। अभी आप नियमावली बना रहे हैं शिक्षकों के लिए और उसका कहीं कोई आता पता नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठक में उसकी चर्चा तक नहीं होती है। हर मंत्रिमंडल की बैठक के समय अभ्यर्थी को लगता है कि अब इस बार कम से कम नियमावली हो जाएगा, इस बार नियमावली कम से कम हो जाएगा, और लोग आस लगाए बैठे। ये जो स्थिति, और उस पर कहीं कोई चर्चा नहीं है। मंत्रिमंडल की बैठक में जो प्रस्ताव लिए जा रहे हैं, जिस पर चर्चा हो रही है, उसमें ये विषय जिस पर हम बैठे हैं, चाहे उस पर कहीं कोई चर्चा सरकार की नहीं है।
लेकिन आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ट्विटर पर जब देखेंगे तो लगेगा कि बस अब कल तो ये सारी समस्या का समाधान ही होगा। चलिए, हमारे साथ प्रोफेसर विनीत सिंह हैं जो कि पटना यूनिवर्सिटी से हैं। विनीत जी, आप बताइएगा जरा, चूंकि ये मैंने कई सारी समस्याएं बता दी हैं, उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन हाल में आज बताया जा रहा है कि बीएसएससी के अभ्यर्थियों ने भी नाराजगी फिर से जताई कि भाई परीक्षा रद्द क्यों नहीं हो रही है, और बीटीएससी वाले तो सड़क पर उतर के प्रदर्शन भी करने लगे हैं। मुश्किल यह है कि युवाओं को जो एक सब्जबाग दिखाया जा रहा है, एक सपना दिखाया जा रहा है कि भाई हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, 10 लाख नौकरियां खाली हैं, भर्तियां खाली हैं, वहां पे हम भर्ती करेंगे। हकीकत ये है कि धरातल पर कोई चीज उतरती नजर नहीं आ रही बिहार में। अभिषेक भाई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल आ रही है विनीत जी। बिहार, मैं कहना चाहूंगा कि बिहार की हालत देखने के बाद मन में एक निंदा का भाव उत्पन्न होता है और साथ में दुर्भाग्यपूर्ण भी लगता है। आपने बिल्कुल सही कहा, ऐसा कोई भी दिन नहीं है बिहार में, खास करके पटना के सड़कों पे, जबकि कोई ना कोई अभ्यर्थी जो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया रहता है वो सड़क पे नहीं होता है। चाहे बीटीएससी हो, बीएसएससी की बात कर ले, पुलिस कर्मियों की बहाली की बात कर ले, नर्सिंग स्टाफ की बात कर ले। अरे भाई, ये पासिंग द बक, एक शिक्षक होने के नाते आप उन बच्चों को सोचिए, उन बच्चों के बारे में सोचिए। अब बीटीएससी की मैं कुछ लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि 2012 के बाद 19 में परीक्षा हुआ है। अब ये बताइए कि 7 साल में जो गैप हुआ है, जब एग्जाम 2012 में हुआ था मात्र 10 से 12 कॉलेज, और ये मार्क्स के बेसिस पे हुआ है। 2019 आते आते बिहार में 35 से 40 टेक्निकल कॉलेज हो गए हैं। तो जो संख्या उस समय थी जब फॉर्म अप्लाई किया गया था, वो तिगुनी चौगुनी हो गई 2019 में। इसके बाद से जिन बच्चों का एज था वो भी एज लैप्स कर गया। तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? आखिर जो सरकार जो है ये तेजस्वी, देखिए मैं यहाँ पर राजनीति की बात नहीं करूंगा, लेकिन ये उचित नहीं है कि आप बच्चों के भविष्य पे खिलवाड़ करें और पासिंग द बक का गेम खेलें। अब समय आ गया, अगर आपसे नहीं होता है तो कृपया करके उच्च न्यायालय से निवेदन करें कि भाई आप अपने पावर में लेके इन सब चीजों को देख रेख करें, क्योंकि ऐसे बच्चे और तो सुनिए, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता साहब सुन रहे थे, कह रहे थे कि भाई लाठी क्यों चलाया। अरे भाई, आप इसी सरकार के घटक दल हैं, आप क्यों नहीं नीतीश कुमार को आड़े हाथ लेते हैं, क्यों नहीं उस दल से या महागठबंधन से बाहर हो जाते हैं? वो पिछले 2 महीने से यही कह रहे हैं कि हमें बहुत पीड़ा हो रही है, लेकिन मुश्किल यह है कि गठबंधन में है और पीड़ा भी हो रही है। पता नहीं वो किसको बता रहे हैं कि पीड़ा हो रही है। नहीं, वही तो समझने वाली बात है अभिषेक भाई। इससे बच्चों का क्या भला होगा? जो बच्चे गांव से जमीन खेत बेच बेच के बड़ी मुश्किल से पैसा जुगाड़ करके यहाँ सरकारी नौकरियां पड़े हुए हैं, और अगर आप कल्याणकारी सरकार है तो आपका ये नैतिक दायित्व बनता है कि उनके मौलिक अधिकार, टाइम पे शिक्षा और नौकरी का जो कंड्यूसिव इन्वायरमेंट है आप बना के देंगे। अगर आप नहीं देते हैं तो आपको कोई हक नहीं बनता है सरकार में रहने का। तो कृपया करके ये पीड़ा की बात नहीं करें। जो कहते हैं ना कि सेल्फ पीटी वाला जो गेम है वो ना खेले, और इन बच्चों की शक्ल देखें, लाठी से पीटे मुझे लगता है कि ये जो एक नियम बनाया गया था ना कि तमाम सरकारी विभागों में इतने दिन में आपका काम हो जाना चाहिए, इतने दिन में अगर आप अप्लाई करते हैं जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, तो उसकी एक डेडलाइन तय करने की बात थी। मुझे लगता है कि अब नौकरी की और परीक्षा में रिजल्ट की, इसके लिए भी कोई डेडलाइन ही तय करनी पड़ेगी, ये कानून पास करना पड़ेगा। दिलीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दिलीप, बताएं सर आप, क्योंकि आप लोगों ने तो दिसंबर में हम लोग लगातार चर्चा कर रहे थे, सरकार ने बहुत कुछ बोला था कि जनवरी में बहुत सारी खुशखबरी मिलेगी और बहुत सारी अच्छी चीजें होंगी। मुझे खुशखबरी तो नहीं, लेकिन जनवरी बीते बीते एक और समस्या नजर आ गई कि बीटीएससी वाले भी इस बात को लेकर इंतजार में ही हैं कि भाई रिजल्ट तो आ ही नहीं रहा। आप माइक ऑन कर लीजिए दिलीप। सरकार में चाहे कोई भी रहे, किसी भी गठबंधन की सरकार हो, बिहार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त है, और सही तरीके से ईमानदारी से कोई भी पार्टी इसके लिए लड़ने के लिए तैयार नहीं है। जो विपक्ष में रहते हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, सत्ता में आते ही वो भूल जाते हैं, फिर वही जब विपक्ष में आएंगे तो लंबी लंबी बात करेंगे। इस सब के साथ है, कोई एक पार्टी या बिहार का कोई एक नेता नहीं है जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में सुधार चाहते हो। मगध यूनिवर्सिटी का एक उदाहरण सामने है, 6 साल में डिग्री नहीं पूरा हो रहा है, तो उनको कोर्स पूरा नहीं हो रहा है, परीक्षा हो गया तो रिजल्ट हो गया तो उसको डिग्री नहीं मिल रहा है, प्रोसेशन लेटर। कितने नेता है बिहार के जो इस पे बोल रहे हैं, चाहे वो चिराग पासवान जी हो, तेजस्वी यादव जी हो, विजय सिन्हा जी हो, नित्यानंद राय जी हो या नीतीश कुमार जी हो, कोई बोल रहे हैं क्या? और जब नीतीश कुमार जी से सवाल करते हैं कोई, तो बोलते हैं ऐसा है कि हमको तो अभी पता चला है। मतलब बिहार के मुख्यमंत्री हैं 16 साल से,
और उनको पता नहीं रहता है कि मगध यूनिवर्सिटी का सेशन चल रहा है। जनवरी को बीएसएससी अभी लाठी से पीटा गया। आज भी देखिए, आज भी मुख्यमंत्री जी से आंदोलन में रहा कर रहे हैं नीतीश कुमार जी, जैसे उनको कुछ पता ही नहीं है। तो ये कैसा समाधान यात्रा आप निकाल रहे हैं? जब आपको समस्या सुना रहे हैं अभ्यर्थी, तो आप ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे आप सुन ही नहीं रहे हैं, आपको कुछ पता ही नहीं है। आज बिहार की शिक्षा व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, और जो हमारा प्राचीन गौरवशाली शैक्षणिक इतिहास था ना, उसको अगर लौटाना है तो ईमानदारी से काम करना पड़ेगा। ये बहानेबाजी से काम नहीं चलेगा कि अगले महीने बिहार में कभी अगला महीना आता ही नहीं है। मैं जब से देख रहा हूँ ना, आज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 15 साल की मैं बात कर रहा हूँ। हर महीने अखबारों में ये खबर छपती है कि अगले महीना इतना 1000 वैकेंसी आ रही है, अगले महीना ये हो रहा है, लेकिन आज तक कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। तो आखिर होगा कब? क्यों आज छात्र जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं? चाहे सरकार में कोई रहे, कोई मुख्यमंत्री, कोई उप मुख्यमंत्री रहे, किसी की भी सरकार हो, कोई भी पार्टी सरकार में हो। लगता है ना कि अब जैसे सतीश जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, मुझे लगता है कि ये खाना पूर्ति ही है। मुझे तो कई बार मतलब ये भी लगता है कि ये हम लोग अगर डिबेट भी कर रहे हैं ना, तो ये खाना पूर्ति है, क्योंकि सतीश जी या फिर इनकी पार्टी का कोई दूसरा नेता कोई जवाब नहीं दे सकता। मुझे लगता है कि ये जवाब सिर्फ मुख्यमंत्री या शिक्षा मंत्री वही दे सकेंगे, और कौन देगा? क्योंकि ये लोग भी बोलते हैं कि हम जाकर बात करेंगे, हकीकत में होता क्या है मुझे नहीं पता है। सतीश जी, इसका ठोस जवाब कोई बोलेगा आधिकारिक तौर पर कि आखिर ये हो क्या रहा है बिहार में, इसका समाधान क्या है? मुझे समाधान पर चर्चा चाहिए। समाधान क्या है इसका? देखिए, समाधान की तरफ हमारी सरकार बढ़ रही है, और सबसे पहले सबके लिए नियमावली तय हो, जो शिक्षकों के लिए है कि हम उनको बहाल करें तो उनको वेतन भी हम समय पे दे पाए, और तमाम चीजें उनको सुविधा हम उनको दे पाए। इन तमाम चीजों को तय करने के बाद ही, नियमावली बनने के बाद ही लोगों को बहाल करना चाहिए। और बहुत जल्द तो हमारे किसको बता 2 दिन लगातार हम अपने नेता, ये आप किसे बता रहे हैं? मैं नियमावली तय करूं या नेता के साथ में थे? अच्छा, नहीं, उन्होंने साफ साफ कहा है। नहीं, आप बोले ना कि आप बोले कि नियमावली तय होनी चाहिए, तो मुझे लगा किसको बता रहे हैं कि होनी चाहिए। हाँ, नहीं, हम अपने नेता से हम लोगों ने बात रखा, उन्होंने कहा है कि सब कुछ पुख्ता होने के बाद बहुत जल्द छात्रों को आश्वस्त कीजिए कि वैकेंसी आएगी। ये बहुत जल्द कब आएगा भाई? पुलिस विभाग में सतीश जी, ये बहुत जल्द कब होगा? मैं फिर कह रहा हूं, बहुत जल्द किससे पूछा जाए भाई? मैं ही अब सच में लगता है कि सिर पीट ले आदमी कि भाई किससे पूछा जाए, कौन जवाब देगा? बीटीएससी का रिजल्ट क्यों नहीं आया 4 साल में? कौन जवाब देगा इसका सतीश जी? 5 महीने से तो हम जवाब दे हैं क्यों नहीं आया इसका, लेकिन उसके पहले का हम जवाब दे नहीं है। अरे भाई, अप्रैल 2022 में आ गया था, अप्रैल 2022 में रिजल्ट आया, और पता नहीं मनीष जी की सरकार थी, उन लोगों की सरकार थी, क्यों उसको वापस लिया गया, क्या त्रुटि थी? फिर उस त्रुटि का समाधान नहीं निकल पाया, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। सुधांशु अगर यहाँ खड़े हैं तो सुधांशु या इनके जैसे हजारों लोग जो इंतजार कर रहे हैं, अब सोचिए ना एक एक दिन क्या बीत रही होगी उन लोगों पर, कि भाई कौन सी परीक्षा दे दी है कि इसका एकदम रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, अनिश्चितकालीन टल रहा है। अभिषेक जी, एक बात बोलना चाहूंगा मैं, एक बात बोलना चाहूंगा। सही बात आपने कहा, ये भाजपा के लोगों को बताना चाहिए कि यदि ये देश में युवाओं का ये बुरा हाल है, तो 2014 से जो देश में सरकार में बैठे हैं, जिन्होंने युवाओं को सबसे ज्यादा ठगने का काम किया। अब बीटीएससी का रिजल्ट देखें, अब देश अभी मैं देश सुनिए सतीश जी, मैं अभी देश पे जाने के मूड में नहीं हूँ। सतीश जी, मुझे देश पर नहीं बात करनी, मुझे ना बीटीएससी का रिजल्ट न केंद्र सरकार जारी करेगी, न बीएसएससी का परीक्षा रद्द केंद्र सरकार करेगी, न शारीरिक शिक्षकों का वेतन केंद्र सरकार देगी, न 7वें चरण का नियोजन केंद्र सरकार करेगी। केंद्र पर मत जाइए, बिहार पे फोकस करिए। मनीष पांडे जी क्या कह रहे हैं? झूठ बोलेगी, जुमला बोलेगी। केंद्र सरकार आप भी तो वही कर रहे हैं, आप भी वही कर रहे हैं। रोज सोशल मीडिया पर देख के पक गया हूं, 10 लाख, वो कहां 10 लाख है, समझ में ही नहीं आ रहा है। युवाओं को रोजगार, मनीष पांडे जी, ये सारे लोग जिम्मेदार हैं, और यही वजह है कि मुझे लगता है कि बीटीएससी अभ्यर्थियों ने, यही वजह है कि हर पार्टी के दफ्तर पर जाकर इन लोगों ने नाराजगी जताई। एक जगह नहीं गए, वो बीजेपी के दफ्तर के बाहर भी पहुंचे,
मनीष पांडे जी बताइए, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? नहीं, मैंने शुरू में ही जो बातें कही हैं वो उसका पूरे का सार है। अभिषेक जी, इस बात को समझिए कि ये जो समस्याएं हैं ये निरंतर चल रही है, जब हम थे सत्ता में तो भी और आज भी। और ये मामला कहाँ है, विभाग किसका है, इसके लिए जिम्मेवार कौन कौन लोग हैं, हम सब लोग जानते हैं। विनीत जी भी जानते हैं, सुधांशु जी भी जानते हैं। ये होने देना नहीं चाहते, तब भी और आज भी। आज भी मैं सतीश जी पे आरोप नहीं लगाता, सतीश जी पे इसलिए नहीं आरोप लगाता। असित नाथ जी जो कह रहे थे मैं वही कह रहा हूं ना, इसका मतलब है कि सरकार बदलने से नहीं होगा, नेतृत्व बदलने की बात है। नेतृत्व बदलना होगा। मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि ये जो सिस्टम है, आप देखिए दरोगा बहाली परीक्षा का अगर आप ऑफिस जाकर देखेंगे पटना में, तो ऐसे जगह पर है कि आपको आश्चर्य लगेगा कि कहां पे है। ये विभाग चल कैसे रहे हैं, अगर आप देखेंगे उसकी असलियत जाकर कभी रिपोर्टिंग करवाइए तो समझ में आएगा कि विभाग चल कैसे रहा है। और ये सारा चीज है किसके नियंत्रण में, कौन इसको नियंत्रित कर रहा है, यह विभाग है किसका? डायरेक्ट मुख्यमंत्री इसको देखते हैं, डायरेक्ट मुख्यमंत्री इसको देखते हैं। आप किसी मंत्री को, आप शिक्षा मंत्री को कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा मंत्री जो है वह क्यों नहीं कर रहा है? मुख्यमंत्री की परमिशन नहीं मिलेगी तो शिक्षा मंत्री कर देगा? ये बताइए हमको। तो आप सीधा बोलिए, आप सीधा सवाल कीजिए ना कि क्यों हम घुमा फिरा कर शिक्षकों को बहला फुसला रहे। आरजेडी के पर मेरा सीधा आरोप है, ये है सीधा आरोप है। मैं इसके लिए आरजेडी को कसूरवार नहीं ठहराता अभिषेक जी, लेकिन आरजेडी पर मेरा सीधा आरोप यह है कि आरजेडी के अंदर ये संस्कृति ही नहीं है, न तब थी 90 से लेकर 2005 तक, ना आज है। ये यह जानते ही नहीं है कि सिस्टम चलता कैसे है, सरकार चलता कैसे है। ये स्पष्ट लालू जी भी नहीं। ठीक है, विनीत जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, पर विनीत जी को भी जोड़ लेता हूं। नहीं एक मिनट आ रहे हैं सतीश जी को साफ बता लेना चाहिए कि आरजेडी की संस्कृति जुमलाबाजी की नहीं है, आरजेडी की संस्कृति बंटवारे की नहीं है भाई। अगर आपको यही पता होता है सतीश जी लेकिन मनीष जी जो कह रहे हैं, जो मनीष जी कह रहे हैं उसको भी जरा समझिए। सतीश जी जो मनीष जी कह रहे हैं उसको भी समझिए। उनका ये कहना है कि भाई आरजेडी भी दोषी नहीं है, आपकी कमी यह है कि आप सिस्टम को नहीं समझ रहे। यानी आप इस बात को स्वीकार लीजिए कि मुख्यमंत्री की मौजूदगी में काम हो ही नहीं सकता। ये उनका सीधा आरोप सीएम पर है। विनीत जी कुछ कह रहे हैं, चलिए। 17 साल क्यों लगा? तो आपको भी तो लग ही रहा है ना भाई, आप कौन सा? अरे आप सुधर नहीं रहे ना, अरे आप सुधर नहीं रहे ना, आप सुधर ही नहीं रहे ना। मनीष जी विनीत जी, मुझे लगता है कि देखिए ये सच है कि हम लोग कहते जरूर हैं कि युवाओं के मसले पर, रोजगार के मसले पर राजनीति नहीं, लेकिन भाई करना तो राजनीतिक जो लोग हैं उन्हीं को करना होता है। ऑब्वियस सी बात है कि सिस्टम वही चला रहे हैं। सवाल यही होता है कि भाई एक व्यक्ति मुख्यमंत्री बना है और नेतृत्व की जिम्मेदारी मानी जाती है। भाई लंबे समय तक सरकारें जरूर बदली लेकिन स्थिति नहीं बदली, तो कोई तो फिर खोट कहीं तो निकाला जाएगा ना। और वो खोट कहाँ है भाई, आप भी इशारा समझ रहे हैं। अभिषेक भाई एक बात बताइए, राजद दोषी क्यों नहीं है और कैसे इनको सिस्टम की समझ नहीं है? 17 साल इन्होंने बिहार पे राज्य किया है, क्या ये समझते नहीं है कि कैसे काम करता है? और आपको एक बात बताऊं, मैं आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि बीटीएसी का जो ऑफिस है वो विधानसभा के अगल बगल में है, जहां पे जब भी सेशन होता है हाउस का ना धारा 144 लगी रहती है। कहने का मतलब है कि बच्चे जाके आयोग में कंप्लेन भी नहीं कर सकते हैं, वहां पहुंच भी नहीं सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पे भी स्कैम का कोई बहुत बड़ा कोई ये फ्रूट बन रहा है, इसलिए परीक्षा का रिजल्ट आता है और फिर 2 दिन में कैंसिल कर दिया जाता है? आपने कभी सुना है किसी राज्य में 10-10 महीने रिजल्ट नहीं निकलता है? और तो और शिगुफा ये है कि भाई आप लाठी चार्ज करवाते हैं, बिहार की सरकार संज्ञान नहीं लेती है लेकिन पुलिस उससे पहले संज्ञान लेती है। अगर भाई आपसे नहीं होता है तो कृपया करके आप सरकार छोड़ें। अच्छा बताइए, अभ्यर्थी को किसी को मतलब है क्या कि राजद की सरकार है या बीजेपी गठबंधन की सरकार है या जदयू की है? उसका तो मतलब है और मेरे हिस्से का हिंदुस्तान बिहार है। आप बात कीजिएगा ईर घाट, राजद के विधायक कहेंगे पीर घाट। अरे भाई यहाँ पे नौकरी दीजिए ना, अगर नहीं होता है तो कृपया करके बाहर जाएं आप। अब बच्चों को तड़पाए नहीं, सताए नहीं, ये उनका मौलिक फंडामेंटल राइट बनता है अभिषेक भाई, एंड दे आर नॉट बेगिंग, दे आर ओनली आस्किंग फॉर देयर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। जी बिल्कुल। सुधांशु जरा बताएं कि चूंकि कितने लोग हैं जिन्होंने ये जो परीक्षा जिसमें है, कितने लोग इसका इंतजार कर रहे हैं रिजल्ट में? क्योंकि आना तो 6000 कुछ है ना रिजल्ट, जरा बताएं आंकड़ा एक बार बताएं जरा। टोटल 6400 स्टूडेंट इसका इंतजार कर रहे हैं
और एक बात पते की बात यह है कि जब ये हमारे तेजस्वी जी विपक्ष में थे, तब इन्होंने विधानसभा में इस बहाली को निकालने के लिए नेता प्रतिपक्ष के रूप में आवाज उठाए थे और पूरी सदन में उन्होंने बात को रखे थे। और दूसरे दिन ये आया था पेपर में कि माननीय विपक्ष के नेता द्वारा हम लोगों की बात को उठाया गया। और हमें आश्चर्य होता है जब वो आज के डेट में आज उप मुख्यमंत्री हैं, युवा को नेतृत्व कर रहे हैं, हम लोगों का उनके साथ बहुत सहानुभूति है कि हमारे युवा है और हमारा आशा जगा कि जब हमारे उप मुख्यमंत्री युवा है तो हमारी दर्द को, हमारी पीड़ा को समझेंगे। लेकिन हकीकत यह है कि बच्चे टूट चुके हैं पूरी तरीके से। आज उनका ये कहना था या तो हमें नौकरी दे दो या तो हमें इच्छा मृत्यु दे दो। अब बताइए इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है कि देश के युवा हम लोग इस बात को मांग कर रहे हैं कि हमें इच्छा मृत्यु दे दो, क्योंकि हम लोग अपने बच्चे अब आगे कुछ सोच नहीं पा रहे हैं कि हमें क्या करना है। ये मैंने देखा कि वो जो आप लोगों ने हाथों में जो तख्तियां ली थी उस पर लिखा हुआ था कि या तो नौकरी दो या इच्छा मृत्यु का अधिकार दो। अब ये बताइए, ये हम लोग कहीं से भी किसी तरीके से गैर संवैधानिक कार्य को नहीं करना चाहते हैं, कोई तोड़ फोड़ नहीं करना चाहते हैं। मिनटें आरजू जितनी भी कोशिश की जानी चाहिए थी, सभी तमाम अधिकारियों से, पदाधिकारियों से हम लोग की बात हुई, हम लोग गए और हमेशा आश्वासन दिया गया कि चलो आगे कर देते हैं, फिर कर देते हैं, आगे हो जाएगा। तो इतना इंतजार के बाद भी हमारे हाथ में आज पता चला था कि निराशा के सिवा कुछ भी नहीं। हालांकि मुझे नहीं लगता है कि सरकार बताती है, लेकिन क्या कुछ आप लोगों को पता चला था कि क्या त्रुटि उसमें बताई गई थी रिजल्ट में, कि क्या दिक्कत आई है? देखिए उसमें कुछ यूजीसी के बच्चे थे जिसको कि बिहार सरकार के रूल के अकॉर्डिंग उसको नहीं आना था, लेकिन उसमें कुछ बच्चे का नाम आ गया था और कुछ बच्चे का ऐसा था कि जो कि जिसका नहीं होना था उसका भी रिजल्ट हो गया था, कुछ त्रुटि था वहाँ पे। तो उस बात को लेकर के आयोग बोले कि देखो इसमें त्रुटि है, हम लोग इसमें समय दो। हम लोगों ने उनको पिछले साल अप्रैल में इसका रिजल्ट आया है, उसके बाद हम लोगों के द्वारा कई बार उनके आयोग के अध्यक्ष से, सचिव से बात हुई, वार्ता हुई। उनको बोला देखो हमको जब तक समय नहीं दोगे तो हम लोग कैसे सर्च कर पाएंगे। मतलब ठीक है समय देते हैं। अब स्थिति ये आ गई है कि अब पता चला है कि अब इस बहाली को ही कैंसिल किया जा रहा है, रद्द किया जा रहा है। इसी कारण से लड़के आक्रोश में आ गए हैं, अरे भाई अब 4 साल के बाद कैसे बहाली को कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है दिलीप आप बताइए जरा, आपका चूंकि नेटवर्क बार बार चला जा रहा है, दिलीप बताइए। जी देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि सरकार हो या कोई भी पार्टी हो बिहार में, किसी की मंशा ही नहीं है कि छात्रों के साथ न्याय हो। अगर मंशा होती तो छात्रों को दर दर नहीं भटकना पड़ता। मैं 2 मिनट में एक उदाहरण से बोलना चाहूंगा। बीजेपी ने 2020 में चुनावी वादा किया 19 लाख रोजगार देंगे। आरजेडी ने वादा किया 10 लाख। पहली ही कैबिनेट मीटिंग में पहली ही कलम से तेजस्वी यादव जी ने कहा 10 लाख नौकरी देंगे। नीतीश जी ने पिछले साल 2022 में 15 अगस्त को घोषणा किया कि 10 लाख क्या हम 20 लाख रोजगार देंगे, 10 लाख नौकरी 10 लाख रोजगार देंगे। लेकिन यहाँ आप 800 सीट पे वैकेंसी निकालते हैं, वो बहाली आपका सही से पूरा नहीं हो रहा है, उसमें धांधली हो जा रही है, पेपर लीक हो जा रहा है। और जब स्टूडेंट्स मांग करते हैं जांच के लिए तो आप लाठी मारते हैं, जेल भेज देते हैं। तो कैसे आप पे भरोसा करें, किस पे हम लोग भरोसा करें? तो कोई भी पार्टी या बिहार का कोई भी नेता तो छात्रों के साथ खड़ा ही नहीं है। तो जो भी आज आरोप प्रत्यारोप होगा बिहार में यही होगा, आगे भी यही होगा। ये उस पे आरोप लगाएंगे, वो इस पे आरोप लगाएंगे, लेकिन समस्या का समाधान कोई चाहते ही नहीं है। समस्या का समाधान अगर ये लोग चाहेंगे, देखिए ये तो मैं आपको लिख के, ये अब पता नहीं वो उनके पास वो कलम है कि नहीं, लेकिन मैं कलम से अपने जरूर लिख सकता हूं, एक सस्ती कलम से, कि हाँ भाई वो 10 लाख 5 साल में भी सरकारी नौकरी नहीं देंगे। मैं 2025 तक लिख के आपको दे सकता हूं कि अगर 2025 तक भी ये सरकार 10 लाख नौकरी दे तो फिर आप बताइएगा। इसलिए ऐसा नहीं है कि दिलीप आपको नहीं पता या विनीत जी को नहीं पता, सतीश जी को नहीं पता है, कि मनीष पांडे जी को नहीं पता, सबको पता है। ये हम लोग तो सर इतना 10 लाख पहले दस्तखत से दे देंगे ना, वो बहुत आसान होता है, करते समय पता चलता है। हम लोग तो सिर्फ इतना मांग कर रहे हैं सरकार से कि जो वैकेंसी आती है सिर्फ उसको तो आप सही से पूरा करवा दीजिए ना, उसमें कोई पेपर लीक ना हो, धांधली सेटिंग ना हो, सही समय पे हो जाए, 1 साल के अंदर वो बहाली पूरा, कम से कम इतना तो कर दीजिए। 10 लाख आप नौकरी दीजिए ना दीजिए वो आपका चुनावी मुद्दा है। हम लोग तो सिर्फ इतना करें कि जितना वैकेंसी आ रहा है कम से कम उसको पूरा कर दीजिए। जो सरकारी पद खाली है 3 लाख के आसपास, उसको आप पूरा कर दीजिए। मनीष जी, शिक्षकों मैं 10 लाख नौकरी की तरफ जा ही नहीं रहा। मैं वही कह रहा हूं ना कि आप 7वें चरण के नियोजन की बात कर लीजिए ना। अभी शिक्षकों के लाखों पद खाली पड़े हैं, ये जिनकी परीक्षा आपने ले ली है वो आप नहीं कर पा रहे हैं, बीएसएससी का आपने निकाला वो नहीं कर पा रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता कि 10 लाख, मैं फिर वही कह रहा हूं कि जब भी लाठी चार्ज होता है उसके अगले दिन फिर से एक विज्ञापन आता है कि 10 लाख नौकरी, जिसमें पुलिस विभाग में इतना, शिक्षकों का इतना, फला विभाग में इतना, वो इतना डिटेल में होता है कि सामने वाले को लगता है कि गजब का एकदम सरकार ने एकदम पूरा विश्लेषण कर लिया है और बहुत जल्द, वो बहुत जल्द कब आएगा नहीं पता।
देखिए अभिषेक जी, दिलीप जी जुड़े हुए हैं। मैंने क्यों कहा ये बातें बहुत स्पष्ट रूप से, कि हम सरकार में रहे हों या आज की स्थिति रही हो, जो जहां मूल समस्या है मैं उसकी बात कर रहा था। देखिए बीपीएससी वाली में क्या हुआ, ये लोग आंदोलन होने के बाद उसको स्वीकार किए। बीएसएससी में क्या हुआ, बीएसएससी में वही हुआ कि सरकार खुद से फ्रंट पे नहीं आई, खुद से उस समस्या के समाधान में नहीं आई, परीक्षा खुद से रद्द नहीं की। जब आंदोलन हुआ तब परीक्षा रद्द करने की बात आई। 7वें चरण के विज्ञप्ति में क्या है समस्या, जब पिछले सरकार में सारी चीजें हो गई थी, आप कम से कम आप जो 2 लाख 2.5 लाख के चक्कर में फंसे हुए हैं, आप जो 80,000 है आप उसी को फर्स्ट पेज में कर दीजिए ना, और श्रेय ले लीजिए, आप खुद गांधी मैदान में आप बांट दीजिए। तो ये जितना भी चीज है टोटल पूरी तरीके से अच्छा मनीष जी, मैं एक बात कहूं, देखिए मनीष जी वो ठीक है, लेकिन मैं फिर वही कहूंगा कि जैसे दिलीप कह रहे हैं ना, मैं भी कह रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि दोषी आप नहीं है। आज जैसे अभी असित नाथ जी कह रहे थे, जिसको लेकर विनीत जी ने कहा कि असित नाथ जी कह रहे हैं कि बहुत पीड़ा है और सरकार में ही बैठे हुए हैं। आपको भी अगर पता था कि ये मुख्यमंत्री जो है वो करने नहीं दे रहे हैं, कर क्या रहे थे आप उनके साथ क्या कर रहे थे? सत्ता सुख भोगने गए थे, क्या करने गए थे? बहुत सही बात बोल रहे हैं, बहुत सही बात बोल रहे हैं, बहुत अच्छा वाजिब सवाल है, और बड़े लोगों के ये इस सवाल का हम लोग हमेशा सामना करते हैं। देखिए अभिषेक जी, हम सब लोग जानते हैं बिहार की राजनीति जो है 90 के बाद से जिस प्रकार से बदली है, कब जनता, यहाँ की जनता ने बहुमत दिया ये भी आप देखिए। यहाँ पर तो ट्रायंगुलर गठबंधन की सरकार मजबूरी हो गई, उसके लिए कौन दोषी है मैं उस पर नहीं जाऊंगा, एक बात। दूसरी बात है कि जो समस्याएं रही हैं, आप 17 साल की बात नीतीश कुमार के बात कर रहे हैं, यहाँ के युवाओं को, हम लोग भी तो कभी ग्रेजुएट कंप्लीट किए थे, हम लोग भी तो कभी अभ्यर्थी बनने की कोशिश किए थे। नहीं ये बात देखिए अभिषेक जी, मेरी पूरी बात, मनीष जी बात कहीं और जा रही है ना, आप मुझे क्लियर बताइए ना, आप उनके साथ सरकार में क्यों थे? मैं वही जा रहा हूँ। मुख्यमंत्री नहीं अच्छे थे तो आप कर क्या रहे थे उनके साथ? अभिषेक जी मैं आ रहा हूँ ना, मैं उसी क्योंकि आपको इसका मतलब है ना कि आपको ये डर था कि आप नहीं जाएंगे तो आरजेडी चली जाएगी, उनके साथ मिलकर सरकार बना लेगी भाई। तो एक बात यही चिंता थी कि मैं नहीं तो वो बना लेंगे। अभिषेक जी, जब आप ताल ठोक के यह कह रहे हैं यहाँ पर इस डिबेट में कि 5 लाख सरकार कभी नहीं दे पाएगी, आप लिख के कह दीजिए, तो मैं भी ताल ठोक कर यह कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति क्यों करती है? राजनीति इसीलिए करती है ना कि सत्ता में रह के जो एजेंडा है अपने एजेंडों को पूरा कर सके, विकास कार्यों को नहीं हो पा रहा था ना, आप खुद नहीं हो रहा था, अन्य क्षेत्रों में खुद कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की चल रही थी, अभी आपने कहा कि नीतीश कुमार अभी भी कह रहा नहीं दे रहे थे, 1000 बार करने नहीं दे रहे थे, वो मेरा विषय ही नहीं था, वो पूरी तरीके से वो विभाग मुख्यमंत्री के अधीन था, और आज भी है। कौन सा विभाग? जिससे बहाली होती है, जिससे बहाली होती है, क्या बात करते हैं? शिक्षा विभाग उनके पास था, तो कौन जो आपके पास विभाग थे बहुत अच्छे थे। भाई शिक्षा सचिव करेगा ना, एक मिनट, शिक्षा सचिव करेगा ना। मैं आ रहा हूँ, स्वास्थ्य किसके पास था? मनीष पांडे जी, स्वास्थ्य किसके पास था? भाई अभिषेक जी, उसको आदेश कौन करेगा? हालत आपने देखी? भाई आदेश कौन करेगा? विज्ञप्ति निकालने का आदेश कौन करेगा? मैं भी वही कह रहा शिक्षा मंत्री कर देगा, स्वास्थ्य मंत्री कर देगा, मैंने भी वही कहा, संसाधन मंत्री कर देगा। मनीष जी मैं भी वही बात कर रहा हूँ, अगर आपकी नहीं सुनी जा रही थी, अगर स्वास्थ्य मंत्री आपके कोटे से थे, फिर भी विभाग बहाली नहीं कर पा रहा था, जिम्मेदार मुख्यमंत्री थे ना। बहाली सभी विभागों में हुई, देखिए बहाली सभी विभागों में हुई। मैंने पहले भी कहा कि यही जूनियर इंजीनियर का इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में जाकर देखिए, एई की बहाली हुई, जेई की बहाली हुई है, बहाली नहीं हुई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से होना चाहिए था उस हिसाब से बहाली। स्वास्थ्य विभाग में बहाली नहीं हुई क्या? स्वास्थ्य विभाग में बहाली हुई, मतलब खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में हम लोगों ने 36,000 से ऊपर लोगों की बहाली की है। खुद हमसे अलग होने के बाद उस दिन कार्यक्रम में तेजस्वी जी भी थे, मुख्यमंत्री जी ने कहा और इतने ही किया और हम करेंगे। वो मेरे कहने का मतलब ये, जिस गति से, जिस वजह से होना, एक तो आपको बता दें, मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं है आपके पैनल से, दिलीप जी भी शायद, या हमको लगता है पूरा पैनल, यहाँ तो बहालियां भी जाति को देखकर होती है। यहाँ तो जो एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसमें पर्चे लीक होते हैं और खास जातियों को वो पर्चे पहुंचा दिए जाते हैं। अब तो फिर आप भी, मैं वही कहूंगा ना, फिर जो चीजें आप बोल रहे हैं उसमें सब दोषी होंगे ना फिर। अनुभव राज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुभव, आवाज आ रही है आपको? जी आवाज क्लियर आ रही है। हाँ एकदम क्लियर है। अनुभव जी बताइए जरा, क्या समस्या है, क्या पीड़ा है, वो बताइए जरा, क्योंकि प्रदर्शन हो रहा था आज, आप उसका विरोध कर रहे हैं, सुना है मैंने।
नहीं कत्यायन जी, मैं विरोध नहीं करता हूँ। छात्रों की जहां तक संघर्ष हो, आवाज हो और समस्या हाँ। जहां जेन्युइन हो और उस पर बातें रखनी चाहिए। और पूरी डिबेट को मैं बहुत अच्छे से सुन रहा था, सारी चीजों को। ये बहाली जो प्रक्रिया चल रही है पिछले 4 साल से, रिजल्ट में हुआ क्या है और क्यों रिजल्ट उतारी गई है, इसकी जानना बहुत जरूरी है। मैं समझता हूँ कि आपकी पूरी जानकारी नहीं है और अधूरी जानकारी है। डिबेट तभी तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ कि भाई रिजल्ट क्यों नहीं आया था इसका, या रिजल्ट में त्रुटि क्या थी। मैं तो तभी से यही पूछ रहा हूँ सबसे। 6379 पद के लिए विज्ञापन प्रकाशित फरवरी महीने में, मार्च महीने में 8 मार्च 2019 को की गई। ठीक है। 6379 पद जूनियर इंजीनियर के हैं, जिसमें सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल 3 ब्रांच के पद हैं। अब बहाली प्रक्रिया स्टार्ट होता है। सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो मार्क्स बेसिस है, समझिएगा बहुत अच्छे तरीके। जिनकी एकेडमिक मार्क्स देख लिया जाए, जिनका एकेडमिक मार्क्स हायर होगा उनको सिलेक्शन कर लिया जाएगा। ये मुझे बहुत बताने की जरूरत नहीं है कि एकेडमिक मार्क्स बहुत तरीके से प्राप्त किए जा सकते हैं, या लोग करते भी हैं, ये मुझ पर डिबेट नहीं करते। लेकिन जो एप्लीकेंट है, जो जहां से नंबर लेकर के आए, उन्होंने फॉर्म भर दिया। तो इसके क्रम में ही जब सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट हुआ, फॉर्म भरने के बाद घटना होता है कि एक माननीय उच्च न्यायालय में एक अभ्यर्थी जाते हैं कि हमारा उम्र 2011 में पूरा हो रहा था, 12 में, और हमारा उम्र 12 के बाद खत्म हो रहा है, विज्ञापन 10 साल के बाद आई है, तो हमें पूरा विज्ञापन की मौका दिया जाए, फॉर्म भरने की मौका दिया जाए। कोर्ट आदेश करता है कि री एडवर्टीजमेंट करिए और पुनः इनको भी फॉर्म को भरवा लीजिए, क्योंकि इतने लेट से विज्ञापन आई है जूनियर इंजीनियर की। जूनियर इंजीनियर की बहुत कमी है डिपार्टमेंट में। इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट समझिए कि एकदम कोलैप्स की स्थिति में। विकास की कार्य कैसे हो रहा है तो माननीय मुख्यमंत्री जी बताएंगे, जो वर्तमान सरकार में लोग हैं सो बताएंगे। तो अभी जो स्थिति है सिलेक्शन का, मैं इसी पर सिर्फ फोकस करूंगा। दोबारा जब पोर्टल ऑन किया गया, जो लोग एलिजिबल थे ना थे उन्हें भी फॉर्म भरने की मौका दिया गया। यहाँ भी मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। उन्होंने जिनको एप्लीकेंट कराना था करा लिया। अब मामला शुरू होता है काउंसलिंग का। काउंसलिंग इन्होंने करा लिया। सिलेक्शन प्रोसेस मार्क्स बेसिस से, मार्क्स के आधार पर 3 टाइम्स कॉल करके इन्होंने सिलेक्शन करा लिया। सिलेक्शन आफ्टर एक नोटिस जारी करते हैं कि जितने तरह का कंप्लेन आ रहे हैं कि हम बच्चे जो है फर्जी सर्टिफिकेट के साथ फॉर्म भरे हैं, और ये इतनी बड़ी फर्जीवाड़ा जो आप सोच नहीं सकते हैं। जब ये 2 अप्रैल को फाइनल रिजल्ट प्रकाशित करते हैं और हम एक बोरा इनको प्रूफ ले जा करके दे दिए कि जितने लोग रिजल्ट में हैं 3 से 4 हजार लोगों को आपने फर्जी सिलेक्शन किया है, वैसे अभ्यर्थी को, जिसको बिहार का जो राजस्व विभाग है, राजस्व विभाग में अमीन की बहाली आई थी, सेम योग्यता रखा गया था डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग का, उन सभी लोगों को सिलेक्शन कर दिया जिस पर भू राजस्व विभाग ने FIR किया फर्जी सर्टिफिकेट के नाम पर। वैसे 2,500, 3,000, 4,000 बच्चे की सिलेक्शन है। एक बोरा प्रूफ में दिया हूं और आयोग चेयरमैन को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने तत्परता से एक्शन किया और चीजों को समझा और प्रूफ देखा कि हमारी ही सरकार, हमारी ही एक डिपार्टमेंट इस पर FIR कर रहा है और उसको मैं सिलेक्शन कर रहा हूं। तो हमने जांच क्या कराया, और जांच इन्होंने पूरे देश की सभी यूनिवर्सिटियों में एजेंसी, अपनी हायर एजेंसी लगा। अच्छा, मुझे एक बात बताए, नहीं एक बात बताइए अनुभव ना, तो फिर इसमें दोषी तो सरकार है ना भाई, सरकार ही दोषी है ना। इतना सारा लूप होल था, इतनी सारी समस्याएं थी, तो जिम्मेदार कौन था इसका? सर मैं सुन यही तो समस्या। मनीष कुमार पांडे साहब को मैं सुन रहा हूँ, माननीय सतीश कुमार माननीय विधायक जी को भी सुन रहा हूँ। सरकार में तो यही 2 लोग थे, पहले वो थे, आज ये हैं लोग। तो वो जो पहले किए जांच प्रक्रिया होकर के पता चला कि ये गड़बड़ी हो गई है, इन्होंने तुरंत को रिजल्ट को वापस कर लिया। रिजल्ट जब इन्होंने वापस कर लिया, अब जांच प्रक्रिया शुरू होता है। ये इकलौता विज्ञापन है और इकलौता बहाली है जिसमें पटना हाईकोर्ट का रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया, सर्वाधिक केस होने वाला। लगभग 200 से प्लस एक विज्ञापन पर केस हैं, और अभी जो रिजल्ट रुकी पड़ी है, माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे लगा रखा है 14 फरवरी तक मामले पर। तो अब जो हमारे नौजवान साथी जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, वाकई इसमें परेशान जो जेन्युइन अभ्यर्थी हैं, मेरिटोरियस हैं, जो जेन्युइन है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से हैं, अच्छे इंस्टीट्यूशन से पढ़ के आए हैं, उनको तो हरासमेंट फील हो रहा है कि भाई 4 साल से हम पे आ रहे हैं, सरकार की मशीनरी फेल है। दूसरा पक्ष ये भी देखना होगा कि जब सरकार की इस बात को संज्ञान में आया तो सरकार कहा कि इसकी जस्टिफिकेशन कराई जाए कि आखिर क्या किया जाए। न्यायालय में जवाब देने के लिए सरकार पहुंचती है, सरकार जवाब दी, कई केस में जो है हारती चली गई सरकार। विज्ञापन के क्रम में ही कई नियमावली की पार्ट को तोड़ दिया गया। आपने ऐसा क्या फुल प्रूफ नियमावली नहीं बनाया कि जो सिलेक्शन प्रोसेस हो रहा है और एक नियमावली का एक क्लॉज टूट जा रहा है, फिर नया कहानी शुरू हो जा रहा है,
फिर वो अभ्यर्थी जाते हैं, फिर नियावली के एक पार्ट टूट जाता है, फिर जाते हैं। अभी मामला तो फिर आपकी, मैं फिर वही कह रहा हूँ, अरे भाई अनुभव, मैं फिर वही कह रहा हूँ कि फिर इन सारी चीजों में तो फिर सरकार ही कटघरे में आती है ना भाई। तो इसका तो ये सुधांशु जैसे लोग ही तो पिस रहे हैं भाई। अगर आपका विज्ञापन है और जो लोग अपनी रोटी सेकते हैं, चाहे वो सत्ता के शीर्ष पर कोई बैठा हो, सब वही कर रहे हैं। मैं इसीलिए ये वही चीज हो गई, ये वही चीज हो गई। मुझे लगता है कि फिर वही आ जाएगा, सत्ता के शीर्ष की बात है। मनीष पांडे जी, मैं सवाल आपसे ले रहा हूं क्योंकि आप सरकार में 2005 के बाद से थे। ये देखिए जो बात बता रहे हैं अनुभव कि मतलब आप शिक्षकों की भी प्राइमरी टीचर शिक्षा मित्र बनाने वाली जो प्रक्रिया शुरू की सरकार ने, मुझे लगता है कि वो हर विभाग पर लागू करते चले गए क्या आप लोग, कि मार्क्स के आधार पर नौकरी देंगे सबको? हाँ तो था ही, अरे क्या बात है, यही बात तो मैंने शुरू में कहा। तो ये भाई यही तो सबसे ज्यादा बिहार की शिक्षा व्यवस्था का भी सत्यानाश हो गया। तो देखिए, इसलिए तो कहते हैं ना कि जिसको सुशासन बाबू और बहुत सारी चीजों में महिमा, मैंने कई बार डिबेट में भी कहा, ये वही दूल्हा है और भाजपा वही बाराती है जो जंगल राज के डर से उसका महिमा मंडन करती रही। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई आप हमको बताइए, हर जगह डिग्री लगा के, और पहले बिहार में कुछ खास जिलों में डिग्रियां बिका करती थी, कुछ खास जिलों में बड़े बड़े कॉलेज हुआ करते थे जहां से जो डिग्री आपको चाहिए वो डिग्री मिल जाया करती थी। ये स्थिति थी बिहार की, और उस हिसाब से किया गया। सिर्फ बिहार क्या, मैंने ये तक देखा है कि लोगों को शिक्षा मित्र वाले में मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो लोग यहाँ नहीं तो बगल के पड़ोस के प्रदेश में जाकर वहां से डिग्रियां लेकर आ गए। ऐसा भी होता था। लेकिन हाँ, ठीक बात है। मैं थोड़ा बोलूंगा, बैठ के मलाई खा रहे थे मनीष जी। सर थोड़ा वक्त चाहूंगा, सतीश कुमार सर प्लीज सर चाहूंगा। और अब आप खा रहे हैं। भाग विधाता हैं, ये हमारे भाग विधाता हैं, और ये लोग कानून लाते हैं जो कि पुल पुलिया रोड नाला घर बनाएंगे, सर आपके सर पर गिर जाएगा सर। रोड पर चलेंगे तो चलना खतरा हो जाएगा। इन्हीं की सरकार जो थी, मनीष सर आज बोल रहे हैं, जिनकी पुल हवा में उड़ गया, भागलपुर उद्घाटन होने से पहले ढह गया, चूहा इनका पुल खा जा रहा है। अब कौन इंजीनियर बहाल करेंगे सर्टिफिकेट को दिखा करके? इनका नया मालिक है, भगवान मालिक है बिहार के जनता का, स्टूडेंट को। फाइनली स्टूडेंट आज 12 साल से सर पेरा रहा है, और एक रोजगार के अवसर इन्होंने 12 सालों में नहीं दिया है सर। तो अब तो उसका अच्छा एक बात बताइए ना, अगर अनुभव मुझे एक बात बताइए, अब इसका समाधान क्या है? अनुभव, इसका समाधान क्या होगा? क्या ये फिर से समाधान है कि फेयर व्यवस्था को लागू करना होगा, सिलेक्शन प्रोसेस को चेंज करना होगा। आप रिटन एग्जाम कराइए, मेरिटोरियस स्टूडेंट को सिलेक्शन कराइए, और जब एग्जाम कराइए तो फुल प्रूफ व्यवस्था के साथ, जो कि दिलीप, चलिए सुधांशु भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुधांशु कुछ कहना चाह रहे हैं, सुधांशु कुछ बोल रहे हैं। एक मिनट सुनिए, सुधांशु क्या बोल रहे हैं बताइए। सुधांशु माइक ऑन कर लीजिए। सुधांशु माइक ऑन कर लीजिए। चलिए, लगता है डिस्कनेक्ट हो गया सुधांशु। विनीत जी, आप कुछ कहना चाहते हैं इस पर जो अनुभव बता रहे हैं? हाँ अभिषेक जी, जैसे अनुभव भाई ने कहा कि फेयर सिस्टम लागू होना चाहिए या सिस्टम को और ओवरहॉलिंग करना चाहिए। अब फेयर सिस्टम लागू करेंगे फिर से पेपर लीक हो जाएगा। तो ये बिहार की नियति रही है कि यहाँ पे कोई चीज सरकार की नियत में खो। मैंने पहले भी कहा था, फिर से कहूंगा, या तो कोई सिटिंग हाईकोर्ट के जज हो या रिटायर्ड जज हो या कोई सेंट्रल एजेंसी हो, उनके नेतृत्व में या उनके अंडर में एग्जाम कंडक्ट किया जाए जिसमें कि बिहार सरकार का कोई भी रोल नहीं हो, तभी यहाँ पे समय से आप सोच सकते हैं कि 4-4 साल ये बहुत बड़ी बात आप लोग कह रहे हैं। मतलब इसका मतलब है ना कि बिहार में सरकार से भरोसा बिल्कुल उठ चुका है लोगों का, इसका मतलब साफ है। भाई कहने की बात ही नहीं है, आप कोई भी क्षेत्र उठाकर देख ले। मैं प्रोफेसर हूँ, मैं जानता हूँ कि पढ़ाई लिखाई कैसे होती है। यहाँ पे मैं मैनेजमेंट का प्रोफेसर हूँ, मैनेजमेंट का यहाँ डिपार्टमेंट नहीं है। पटना यूनिवर्सिटी में तो विजिटिंग फैकल्टी के और कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पे टीचरों से क्लास करवाया जाता है, बच्चों से पैसा लिया जाता है, 2 महीने में पूरा कोर्स खत्म कर दिया जाता है एक सेमेस्टर का। आखिर कौन जिम्मेदारी, किसकी जिम्मेदारी है ये? और उन बच्चों को अगर नौकरी नहीं मिलेगी, हालांकि प्रोफेशनल कोर्स है, आपको पैसा मिलता है उनसे, और उन बच्चों को नौकरी नहीं मिलेगी तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी? तो चलिए मैं सुधांशु का फटाफट रिएक्शन ले लेता हूं। सुधांशु, अगर आप सुन पा रहे हैं तो बताइए,
क्योंकि अब हमारे पास थोड़ा समय कम है, और मैं एक बात तो अनुभव की बात जरूर कहूंगा, इसलिए मैं बहुत देर से ये पूछ भी रहा था कि इस पूरे मामले में समस्या क्या थी। मैं भी इस बात से पूरा इत्तेफाक रखता हूं, ये डिग्रियां लाओ और नौकरी पाओ वाला जो सिस्टम है ना, इसने तो बेड़ा गर्क कर दिया पूरे सिस्टम का, कि सर्टिफिकेट लेकर आइए और नौकरी पा लीजिए। ऐसा लगता है कि खोमचे पर गोलगप्पे बेच रहे हैं। देखिए अभिषेक जी बिहार में हाँ, बताइए। 2005 के बाद सत्ता जरूर बदली, लेकिन बहुत चीजों का स्वरूप बदला, व्यवस्था वही रही पुरानी वाली। इस बात से हम कतई इनकार नहीं कर सकते। उसमें शिक्षा भी उसका भी बहुत बड़ा योगदान है। और आज नहीं, शुरू से सतीश जी भी जब विपक्ष में तो कहते थे, और जब लालू जी भी विपक्ष में थे तो हम लोग कहते थे कि शिक्षा और डिग्रियां यहाँ कैसे बांटी जाती थी। यहाँ की यूनिवर्सिटी, जो बात विनीत जी कह रहे हैं, मैं कैसे बर्बाद हुए, बहुत अच्छे से हम सभी लोग जानते हैं। नहीं मनीष जी, वो तो मैंने मान लिया, वो तो मैं खुद मानता हूं कि यहाँ पर परीक्षा में डिग्रियां कैसे मिलती हैं सबको पता है। लेकिन मेरी आपत्ति इस बात को लेके, अगर डिग्री बहुत फेयर भी है, बहुत अच्छे से परीक्षा देकर भी, तो भी नौकरी के लिए तो एक परीक्षा होगी ना भाई। या भाई अभिषेक जी, इसलिए तो मैं कहता हूं ना कि अगर कहीं पेपर लीक हो तो दिलीप जी पहले उसका खुलासा ना करें, सरकारी तंत्र ही खुलासा कर दे। यहां सवाल बिहार की समस्या क्या है? बिहार की समस्या यह है कि दिलीप कुमार खुलासा करते हैं कि ये पेपर लीक हुआ, तब सरकार कहती है कि पेपर लीक हुआ। ऐसा क्यों? और अगर ऐसा है तो फिर सरकारी तंत्र है किस लिए? जिम्मेवारी किसकी बनती है? सतीश जी फाइनल कमेंट कीजिए, सतीश जी जल्दी, कि क्या इस सिस्टम को बदलने के लिए सरकार सोच रही है? ये जो रेवड़ी बांटते हैं आप लोग, या फिर वो जो 10 लाख दे रहे हैं वो वही रेवड़ी की तरह ही उसका ठेला वगैरह कहीं लगेगा? छात्रों की चिंता है, जायज है, और उनकी चिंता को ध्यान में रखते हुए विलंब हो रही है, लेकिन एक ट्रांसपेरेंट तरीके से लोगों को नौकरी मिले, ऐसा सिस्टम पूरी बन करके तैयार हो रही है। सुधांशु कुछ बोल रहे हैं। सुधांशु आप बार बार चले जा रहे हैं, आपका नेटवर्क प्रॉब्लम है। सुधांशु बताइए। पूरी तरीके से सिस्टम को दुरुस्त करके, जिसपे दिलीप जी और भी छात्र जो है बार जिनका भविष्य खतरे में पड़ जाता है, उनका भविष्य सुरक्षित रहे, ऐसी सिस्टम डेवलप हो रही है और सबको फेयर तरीके से नौकरी हासिल करने का अधिकार। दिलीप आपका फाइनल कमेंट बताइए जल्दी से। माइक ऑन कर लीजिए। हमारी मांग सरकार से है, जो भी सरकार में रहे उनसे ये मांग है कि आप जो भी वैकेंसी निकालते हैं सरकारी नौकरी के लिए बहाली आते हैं, उसको आप पारदर्शी तरीके से सही से पूरा करवाइए, और उसमें कोई धांधली ना हो, पेपर लीक ना हो, समय पे पूरा हो। 1 साल से 1.5 साल बहुत हुआ, 1 से 1.5 साल के अंदर वो बहाली पूरा हो। अब देखिए बीएसएससी की एक वैकेंसी 2014 में आई, उसके लिए कई बार हमें जेल जाना पड़ा, मार खाना पड़ा, 8 साल बाद वो बहाली पूरी होती है। तो इस तरह से क्या सिस्टम चलेगा? और वही कर्मचारी जाके सारे डिपार्टमेंट में काम करेंगे, बिहार के हर एक ब्लॉक में, हर एक समाहरणालय में जाके वही स्टाफ जाके काम कर रहे हैं, तो किस तरह से? अच्छा, एक चीज और मैं विनीत जी आपसे एक छोटी सी टिप्पणी बस लूंगा, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाला मामला क्या है, जरा मुझे बताएंगे? क्योंकि भाई मुझे लगता है नौकरी के पहले डॉक्यूमेंट वगैरह आपका जमा कराया जाता है। ये कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बिहार में हो रहा है जो शारीरिक शिक्षकों का पिछले 9 महीने से 10 महीने से वेरिफिकेशन ही नहीं हो पाया अब तक? कि सैलरी रोके पड़े हैं कि नहीं, अभी वेरिफिकेशन कर रहे हैं? अभिषेक भाई हास्यास्पद है, आपको कोई भी आपके एक्सपीरियंस से ऐसा कभी भी आपने नजीर, आपने उदाहरण नहीं देखा होगा जो बिहार में घटित होता रहता है। मैं तो बड़े बड़े ऑफिसर्स की नौकरी की बात कर रहा हूं, जो क्लास 1 के ऑफिसर्स भी होते हैं, उनका डॉक्यूमेंट जॉब ज्वाइनिंग से पहले सब कुछ होता है। ये पहली बार मैंने सुना है कि 10 महीने बीत गए नौकरी के, अभी वेरिफिकेशन करा रहे हैं कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है या नकली है। अरे यहाँ तो ये आलम है कि एक बार नौकरी लग जाने के बाद लोग 2 महीने सैलरी उठाते हैं, फिर भी उनको नियुक्ति पत्र दी जाती है। अब उसका क्या कहेंगे सर? तो बिहार में अजीबोगरीब खेल है सर। और ये जो मनीष भाई को हंस रहे हैं सर, मुझे लगता है कि ये ऐसे बात ना करें, क्योंकि खुद अपना मजाक उड़ा रहे हैं। 2005 से लेके 17 साल आप थे सरकार में। बिल्कुल हम गुनहगार हैं। अरे हम गुनहगार हैं भाई, हम तो कह रहे हैं कि हम गुनहगार हैं, लेकिन हम जो सच्चाई है वो भी, अरे सच्चाई है वो भी कह रहे हैं। अगर मैंने जो बातें कही वो अगर गलत है, मैंने विनीत जी मैंने जो बातें कही 14 के बाद नहीं। सतीश जी ठग आप कम से कम मत ठगिए ना। अगर आपको लगता है कि वो लोग ठग हैं तो क्या ट्रांसपेरेंट व्यवस्था बना रहे हैं? मैं तो कह रहा हूं ना भाई, ये जो नौकरी सैलरी नहीं मिल रही है शारीरिक शिक्षकों को, इसमें तो ज्वाइनिंग के 2 महीने बाद ही आप लोग सत्ता में आ गए। 10 महीने से सैलरी नहीं दे पाए आप उनको। अरे आपके यहाँ तो 3-3 साल हड़ताल पर वेरिफिकेशन कर रहे हैं।
कौन सा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है जो 8 महीने में पूरा ही नहीं हुआ कि आपने सैलरी रोक रखी है? अरे सैलरी छोड़िए, लोग उनके वेरिफिकेशन हो रहा है, उनको सैलरी मिलेगा। देखिए सतीश जी प्लीज इतना रिलैक्स होकर मत बोलिए कि वेरिफिकेशन हो रहा है उनको सैलरी मिलेगा। ये गुनाह है। 8 महीने आपने बिना वेतन के काम लिया है, गुनाह है ये क्राइम है। आप समझिए, कायदे से तो मुकदमा हो जाना चाहिए आप पर। और बिना वेतन के आप काम कैसे करा सकते हैं? अभिषेक भाई उसको क्या बोलेंगे जिन्होंने 65 साल काम किया, जिनको पेंशन मिलना चाहिए, 4 महीने 6 महीने से पेंशन जिसको नहीं मिल रहा है। ये मैं कह रहा हूं ना कि और इतना रिलैक्स होकर सतीश जी मत बोलिए। मैं कह रहा हूं और मैं उस शब्द को रिपीट कर रहा हूं, मैं उस शब्द को रिपीट कर रहा हूं कि ये क्राइम है, क्राइम है। कायदे से आप पर मुकदमा होना चाहिए आप लोगों पर। होने के बाद इन लोगों को सैलरी ये वेरिफिकेशन का सिस्टम पहली बार मैं सुन रहा हूं कि ज्वाइनिंग के 10 महीने बाद तक आपका 8 महीने बाद वेरिफिकेशन हो रहा है। कौन सी जॉब आपने दे दी है भाई? क्लास 1 के ऑफिसर्स भी पहले दिन से सैलरी उठाते हैं, आप तो ऐसी बात कर रहे हैं। तभी तो वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा। IAS IPS जो है वो पहले महीने से सैलरी लेते हैं, आप वेरिफिकेशन कर रहे हैं 8 महीने से। गुजरात से डिग्री लेकर के आए हैं तो सतीश जी ये क्राइम है, क्राइम है। आप लोग मुकदमे के हकदार हैं सही मायने में, आप मुकदमे के हकदार हैं सही मायने में। 2005-10 में 3-3 साल तक शिक्षक जो है हड़ताल पर रहते थे। मतलब आप बच्चों को टॉर्चर कर रहे हैं भाई। प्रोफेसर को 3-3 साल तक वेतन नहीं मिलता था, कम से कम अब तो 8 महीने की बात हो रही है। सतीश जी नौकरी मत दीजिए, सतीश जी नौकरी मत दीजिए, सतीश जी नौकरी मत दीजिए, उनको वेतन तो दीजिए, नौकरी मत दीजिए। वो क्राइम फिर भी नहीं आपका होगा। मैं फिर कह रहा हूं कि वो 1 मिनट सतीश जी, मैं फिर अरे सतीश जी आप 10 लाख मत दीजिए ना, सतीश जी आप 10 लाख मत दीजिए, आप 10 लाख मत दीजिए। मैं तो कह रहा हूं सतीश जी, मैं कह रहा हूं आप 10 लाख मत दीजिए, आप 10 लाख मत दीजिए। तब से नौकरी सीरीज चालू हो गया है, लोग को नियुक्ति पर बांटे जा रहे हैं। 75 वाले सिपाहियों की बहाली हो रही है। अरे नियुक्ति की मनीष जी 1 मिनट मनीष जी रुकिए। हाँ सतीश जी और कुछ बोलना है? और कुछ बोलना है? बोलना नहीं है। जब डिबेट के लिए तो न्यूट्रल तरीके से जिन्होंने मैं न्यूट्रल हुआ, हाँ बोल लीजिए भाई। प्रत्येक साल 2 करोड़ लोग को रोजगार देंगे, क्या उसमें बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिलता? युवाओं को भविष्य बर्बाद हुआ। 1 मिनट मनीष जी रुक जाइए। भाजपा और नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं। और कुछ बोलना है? बोलिए। रोज युवाओं का हम लोग पीड़ा देख रहे हैं। लोग हाँ उम्र खत्म हो गया नौकरी की तैयारी करते करते। सही बात। और बताइए और कुछ? और लोग इंतजार कर रहे हैं कि अब 2 करोड़ आएगा, अब 2 करोड़ का आएगा, लेकिन वो तो जुमला था। अरे सतीश जी मंच पे नहीं है अभी। 1 मिनट मनीष जी 1 मिनट, चुनावी सभा में नहीं है। सतीश जी हो गया, मैं बोलूं? हाँ बोला जाए, बीच में मत टोकिएगा। आपसे कोई 10 लाख, आपसे 10 लाख नौकरी की उम्मीद भी नहीं कर रहा कोई, आप मत दीजिए। मैं फिर कह रहा हूं उन्होंने सतीश जी 1 मिनट सुनिए, सतीश जी प्लीज सुनिए, सतीश जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात पहले, सतीश जी सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात सतीश जी बात सुनिए, बात सुनिए मेरी, बात सुनिए पहले, बात सुनिए सतीश जी, सतीश जी सभ्यता से मैंने पहले ही बोला है कि मेरी सुनिए, एकदम सुनिए, शांति से बोलने का मौका दिया आपको, बस अब चुप रहिए, एकदम चुप रहिए बस। उन्होंने 2 करोड़ मत दिया, नहीं दिया, आप मत दीजिए 10 लाख, लेकिन जिसको नौकरी देंगे ना उसको सैलरी देना ही पड़ेगा। मैं फिर कह रहा हूं कि यह क्राइम है, शर्म कीजिए, बहस मत कीजिए। मजाक बना लिया आप लोगों ने, बिना वेतन के काम लेते हैं, शर्म नहीं आती। चलिए इतना बहस कर रहे हैं, रोजगार पे चर्चा चालू किए आप लोग, मत कीजिए, मत दीजिए नौकरी, हमको नहीं करनी रोजगार पे बहस, लेकिन नौकरी देकर सैलरी नहीं देंगे तो ये क्राइम है। आप क्राइम कर रहे हैं, आप क्राइम कर रहे हैं, आप क्राइम कर रहे हैं सतीश जी। आने का फर्क, तेजस्वी यादव का विज्ञापन, ये बोलिए, तेजस्वी यादव का विज्ञापन, झूठा विज्ञापन, ढकोसला, सब ढकोसला करते हैं, सब ढकोसला कर रहे हैं आप लोग, सबके सब रेवड़ी खा रहे हैं बैठकर सत्ता में आप लोग। तेजस्वी यादव जी मजाक बना दिया आप लोगों ने। गांधी मैदान से घोषणा हुई है कि 10 लाख लोगों को शर्म करिए, शर्म करिए, एक ही शब्द बोलूंगा, शर्म करिए, बस सिर्फ इतना बोलूंगा, शर्म करिए। चाहिए
जो लोग नौकरी पे मजाक बना दिया आप लोगों ने। आपसे 5 महीना पहले रिजल्ट, लेकिन 1 महीने बाद बैठेंगे डिबेट में, फिर आकर वही बात, 1 महीने बाद बैठेंगे। हमने शिक्षा मंत्री से बात की, 1 महीने बाद बैठेंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, 1 महीने बाद बैठेंगे, रिजल्ट में कुछ प्रॉब्लम आ गई, 1 महीने बाद बैठेंगे, छात्रों की समस्याओं पर विचार कर रहे हैं। अरे अचार डालेंगे आपके विचार का, क्या करें आपके विचार का? मजाक बनाकर रखा है आप लोगों ने। एक बार भी सतीश जी आपके मुंह से यह नहीं निकलता कि अगली बार आएंगे तो सैलरी देकर आएंगे। बाकी सब लोग तो क्या कर रहे थे पूरा दुनिया जान रहा। आप भी क्या कर रहे हैं वो पूरी दुनिया देख रही है। आप भी क्या देख रहे हैं, देख रही है। 16 करोड़ लोग को रोजगार मिलता तो बिहार के 1 करोड़ लोग रोजगार में होते। रहने दीजिए सतीश जी, मुझे पता है, मुझे पता है कि आपकी समस्या क्या है। चलिए अनुभव फाइनल टिप्पणी आपकी, क्योंकि मेरा समय हो गया है। अनुभव बताइए। धन्यवाद। हम चाहते हैं कि इस विषय पर चर्चा सरकार को करनी चाहिए, सरकार में बने हुए लोग को भागना नहीं चाहिए, विपक्ष को भी इन चीजों को समझना चाहिए कि रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा है प्रदेश का। इतनी बड़ी संख्या वाली स्टेट है और बिहार जैसे प्रदेश में जितने युवा पढ़ाई करते हैं उनका एक सपना होता है रोजगार का। और हम इस विषय पर धन्यवाद भी देते हैं तेजस्वी जी को कि इन्होंने ये सोचा कि 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन 10 लाख किनको रोजगार देंगे, इस पर पहल करने की जरूरत है। और इसमें कैसे लोग को लाना है, इस पे पहल करने की जरूरत है। और सिस्टम को फुल प्रूफ करिए। और मैं अपने मामले में जहां तक कहूंगा कि तेजस्वी जी ने बहुत बेहतरीन कदम उठाया, इसके लिए दिल से धन्यवाद उनको कि एक्शन और कार्रवाई के साथ सुनवाई कर रहे हैं। और जितने फर्जीवाड़ा हुआ है उसको या तो बाहर करें, नहीं तो सिलेक्शन प्रोसेस में बदलाव करके इसी विज्ञापन में आप सिलेक्शन एग्जाम लेके कराइए और ज्यादा बेहतर होगा लोगों का भविष्य। चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ, मैं भी वही उम्मीद करता हूँ कि अगली बार चर्चा अगर हो तो कम से कम समाधान के साथ हो। समाधान के साथ ये लोग आए अगली बार तो बेहतर होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, थैंक यू।